ने 7-8 सालों में हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और हमने अलग अलग प्रोग्राम्स इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। तो पापा जो एक थिएटर और फिल्म आर्टिस्ट थे ये तो सबको मालूम है, लेकिन Mhm. महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत सोशल सर्विस सोशल वर्क प्रोजेक्ट्स किए हैं। From the Garden State, New Jersey, from one mom to another, it's time for Mom's Talk. Here's Avni. Our today's Supermom guest is joining us from Minneapolis. She is the executive director of Asha USA organization. She is a PhD in the field of psychology. She's also an artist. She has won various awards here in the USA for her work in the South Asian community. Welcoming Saili Amrapurkar. Welcome, Saili. Thank you, Avni. Thank you for that wonderful introduction. Thank you for coming over, Saili. आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करके शुरुआत करते हैं. What is the focus of Asha USA? Yes, first of all, thank you so much for inviting me and asking me about this work. आशा यूएसए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 2014 में मेरी सहेली कमलापुराम और हमने साथ में इसकी शुरुआत की थी. एंड द मिशन ऑफ आशा यूएसए इज टू प्रमोट हेल्थ एंड हार्मनी इन द साउथ एशियन कम्युनिटी. तो हम मिनेसोटा में रहते हैं और जो लोग यूएस में रहते हैं उनको ये मालूम है कि अभी बहुत सारे देसी देसी यानी सिर्फ इंडिया से नहीं लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन जगहों से और दुनिया के सभी कोनों से जो देसी लोग हैं वो यूएस में रहते हैं. और खासकर ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन मिनेसोटा जो मिडवेस्ट में है यहाँ भी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है. अराउंड 40-50,000 देसी यहाँ है. Wow. तो जहाँ लोग हैं वहाँ लोगों के इश्यूज है या प्रॉब्लम्स है, Mhm. whether it's about health, whether it's about physical and mental health, whether it's about family issues and so on and so forth. तो हमने ये नीड महसूस की कि we need to focus on preventive kind of health care and preventive kind of awareness, community education जो हमारी कम्युनिटी में जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है. तो इस हिसाब से ये like that's how the thought came. And so as a part of Asha USA we do research, we do programming and we do community education. तो हर उम्र के लोगों के लिए बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन्स तक हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स है. तो दैट्स आवर फोकस. और सिंस 2014 अभी 2023 में हम आ गए, तो इतने 7-8 सालों में हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और हमने अलग अलग प्रोग्राम्स इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं. तो वी आर रियली हैप्पी दैट वी आर एबल टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क. That's lovely, lovely, Saili. ये सारी चीजों में जाना वो इतना कॉमन नहीं होता है. Where did you get this motivation from to get into helping people? या दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. तो पहले तो मेरा बचपन जो है वो आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया ऑफ कोर्स. तो मैं अहमदनगर में और बॉम्बे में मेरा बचपन गया और मेरी फैमिली, मेरा लास्ट नेम अमरापुरकर है. तो कुछ लोग हमेशा पूछते हैं कि हे आर यू रिलेटेड टू सदाशिव अमरापुरकर. तो यस आई एम हिज डॉटर, आई एम हिज एल्डेस्ट डॉटर. आई हैव 2 यंगर सिस्टर्स. तो पापा जो एक थिएटर और फिल्म आर्टिस्ट थे ये तो सबको मालूम है, लेकिन महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत सोशल सर्विस सोशल वर्क प्रोजेक्ट्स किए थे और वो बचपन से हमने देखा है. इनफैक्ट मेरे जो ग्रैंडफादर थे, पापा के पापा, उन्होंने ऑर्फनेज शुरू किया था 1950s-60s में अहमदनगर में, जो अभी भी चल रहा है. So this social work has been a part of our family heritage legacy. It's sort of in our blood, I would say. कि दोनों मेरी बहनें भी और मेरे फैमिली मेंबर्स सभी दे आर इनटू इट. तो 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे मार्क मिलने के बाद भी मैंने आर्ट्स लिया और साइकोलॉजी चूज किया क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट था एक.
और दूसरा अगेन मेंटल हेल्थ इज an area वहां पे we really need more people to get engaged and do the work. तो that's what I've been doing. तो मैंने बीए साइकोलॉजी किया, मास्टर्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया से, और फिर यहाँ आके मैंने पीएचडी किया फैमिली सोशल साइंस, जो मैरिज एंड फैमिली थेरेपी प्रोग्राम है उसमें, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से। और फिर मैं कुछ साल वहां पे टीचिंग और रिसर्च करती रही, लेकिन मन नहीं लगा। ऐसे लगा कि ये मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन के फिर भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि आई वांट टू मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वॉलंटियरिंग एंड डूइंग social service projects and got into this kind of work. And finally, this is my non-profit work going on right now, and I'm really happy because every day I wake up and I think, okay, today I'm going to make a difference in someone's life. That's wonderful. That's wonderful, Saili. आप definitely बहुत लोगों के life में बहुत positive changes ला रहे हैं. And you said it right. As a professor, आप कुछ लोगों को help कर सकते हैं, मगर जो आप अभी कर रहे हैं वो you're reaching out to thousands. So that's wonderful, Saili. आपके childhood के बारे में थोड़ी बातें करते हैं. As a child of such a great Bollywood actor, Saili, how was your childhood different? My papa was unique in the sense कि वो जब 1980s में और 90s में बॉलीवुड में आए, उसके पहले वो थिएटर आर्टिस्ट थे, एंड he and my mom, both of them, always believed in being grounded and middle class values. Basically, they always told us, we are bringing you guys up with middle class values. And we never went and socialized in the Bollywood crowd, so to say, या पार्टीज में गए या ये, लेकिन मूवीज वगैरह प्रीमियर्स में जाते थे पापा के साथ, या कुछ लोगों से मिले वगैरह, लेकिन कभी ऐसे लगा नहीं हम कुछ अलग है, या वी वेंट टू द नॉर्मल स्कूल, वी टुक द बस एंड ट्रेन टू गो टू school and college and everything. So I think it was they tried to give us a pretty normal childhood. So yeah, I don't know, does that answer your question? We grew up in sort of a joint family because we were very attached to our grandparents and uncle aunt who lived in Ahmednagar. So every summer we used to go back there and spend our holidays there. So कैसे joint family में, Marathi family में, that's how I spend my childhood. कभी ऐसा हुआ जैसे स्कूल में होता है, फ्रेंड्स होते हैं, when they find out that you're the daughter of such a big actor, तो कुछ अलग नजरिया हो जाता है उनका, या बात करने का तरीका अलग हो जाता है. Did you ever experience anything like that while growing up? Oh yeah, always. तो मैं 1983 में I was 9 years old, 8-9 years old, जब पापा की पहली मूवी आई अर्ध सत्य, and overnight he became a public figure, like a popular face that everybody could recognize. And मैं third grade में थी I think तब, and it was very new for all of us. We didn't know, including my papa, right? It was very new कि ये sudden fame जो आता है. तो ऑफ कोर्स ग्रोइंग अप स्कूल में वगैरह सहेलियां या दोस्त या टीचर्स या अड़ोस पड़ोस के लोग वो दूसरी नजर से देखने लगते हैं कि अरे बाबा ये तो अभी फेमस है, या आई डोंट नो व्हाट दे थिंक कि हमको सडनली 2 सिंग आ गए हैं या लेकिन so always since childhood I think I have had that sense ke anybody who's trying to come and be friends with me, is she being friend for me as a person, just because this is my name and this is my background. तो वो हमेशा से रहा है, लेकिन मेरे बहुत अच्छे स्कूल में भी दोस्त थे जो this didn't matter to them, and also कॉलेज में मेरी बहुत अच्छी सहेली और दोस्त रहे हैं कि मैं हमेशा I've been choosy about that for this very reason, because there are many people who want to be friends with you just because you belong to a particular family. True. Yeah. So your dad was a very popular actor and a very popular villain. पूरी दुनिया उनको बॉलीवुड के एक्टर, स्पेशली विलन के रोल में देखती है और जानती है. आप अपने डैड को एक अलग तरीके से देखा है आपने. You know him in a different way. Could you let us know a little bit about the kind of person he was?
या इनफैक्ट वो जो विलन वाले रोल में उनको टाइपकास्ट किया गया था, दैट वाज लाइक वेरी मच नॉट लाइक माय पापा। तो हम Mm-hmm. उनको बाबा बोलते थे। तो बाबा, ही हैड अ मास्टर्स इन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन रीडिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, सो वी ऑलवेज हैड बुक्स एंड बुक्स एंड बुक्स इन आवर हाउसेस। हमारा Mm-hmm. घर लाइब्रेरी जैसा दिखता था, और अभी भी दिखता है, बिकॉज ही रेड अ लॉट एंड एज अ रिजल्ट वी ऑल आर लाइक नाउ रीडर्स। Mm-hmm. बहुत रीडिंग करते थे। इनफैक्ट वो शूटिंग के वहां बुक्स लेके जाते थे, 2 शॉट के बीच में बैठ के बुक्स पढ़ते थे। और Wow. ही वॉज अ प्योर वेजिटेरियन। इनफैक्ट वो Mm-hmm. ही ग्रू अप अ वेजिटेरियन, वी ऑल ग्रू अप वेजिटेरियन, बट ही डिडंट इवन ईट एग। या अगर उनको ऐसे लगा कि इसमें कुछ एग जैसा है तो ही कुडंट ईट इट। तो जब Mm-hmm. वो शूटिंग के इस पे जाते थे, जैसे अलग अलग जगहों पे, या मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया या दूसरे देशों में जब जाते थे, तो मेरी Mm-hmm. मम्मी उनको ऐसे कुछ वेजिटेरियन ये पैक करके देती थी, क्योंकि वो सैलड्स और आइसक्रीम्स के अलावा कुछ नहीं खाते थे। उनको लगता था सब में कुछ ना कुछ अलग होगा नॉन वेज, इसलिए ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। जो लोगों Mm-hmm. को मालूम नहीं है, उनको लगता है ऐसे हो ही नहीं सकता, ही मस्ट बी ईटिंग एवरीथिंग, बट ही वॉज अ Mm-hmm. वेरी स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। और ही वॉज वेरी सेंसिटिव, for Mm-hmm. a person who was showing so much blood and fighting on screen. He was such a sensitive person कि उनको दूसरों का दुख देखा नहीं जाता था. I think that's the reason Mm-hmm. he was also very much into all this social work. He did Mm-hmm. lot of Mm-hmm. things for people from all strata of society. So that was my Baba. He was really very different from what you saw on screen. And also I want to point out that हिंदी में उन्होंने बहुत सारे विलेनस रोल्स किए, लेकिन उन्होंने मराठी में और लैंग्वेजेस में बहुत सारे कैरेक्टर रोल्स किए हैं, Mm-hmm. which Mm-hmm. and even comedy roles किए हैं. So he was versatile that way. But you know how at that time our film industry was that एक रोल दे दिया तो उसी चलता था. साइली, आपने बताया एजुकेशन पर काफी फोकस था रहा आपके पेरेंट्स का, जो खुद भी इतने दे वर सो वेल लर्नड। तो आपने जब ये पीएचडी करी साइकोलॉजी में, इतने सेमिनार्स आप करती हैं, इतने सेशंस आप करती हैं फ्रॉम ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स, in your experience, since you have spoken to so many people, parents and kids, what do you think are some of the common things that they struggle with, and how do you help them come out of it? Mm-hmm. So that's a very good question, Avni. So I also work as a South Asian cultural liaison with the public schools here. और पब्लिक स्कूल्स में जैसे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टाफ सबके साथ मेरा काम होता है। और ज्यादा करके जो हमारे साउथ एशियन पेरेंट्स होते हैं उनके साथ बेसिकली हेल्पिंग देम नेविगेट द स्कूल सिस्टम, क्योंकि हमारा एजुकेशन इंडिया, पाकिस्तान या दूसरे कोई साउथ एशियन कंट्री में Mm-hmm. हुआ है, एंड व्हेन यू आर हियर इन यूएस raising your kids and your kids are going through this education system, it is very different. तो उनके साथ भी मेरे कई सारे कंसल्टेशंस है या सेमिनार्स है या सेशंस होते हैं। तो the question you ask is very interesting. We talk like back home, we used to talk about generational differences, right? कि एक Mm-hmm. जनरेशन में और दूसरी जनरेशन में। आजकल ऐसे हो गया है कि जनरेशन 20-25 साल की भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. इवन इफ यू कंसिडर 5 or 6 years, there's a Mm-hmm. difference of a whole generation. The way Mm-hmm. these kids think, talk, yeah, or other way around also कि हमारी older generation, parent generation is also exposed to all that our kids are exposed to, right? When it comes to social media, when it comes to so many things. तो वो playing field level होती जा रही है, लेकिन Mm-hmm. बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि आजकल की पीढ़ी, हाँ ये बच्चे बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, दे डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और वगैरह वगैरह वगैरह। और बच्चों को लगता है कि माँ बाप लगते तो बड़े हिप है, हमारे जैसे मूवीज देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, लेकिन Mm-hmm. पुराने ख्यालों के हैं। तो वो जो Mm-hmm. कॉन्फ्लिक्ट है वो सदियों से चलता आ रहा है और वो अभी भी Mm-hmm. दिखता है। तो स्पेशली जिन बच्चों को हम यहाँ बड़ा कर रहे हैं, ऑलवेज टेल पेरेंट्स कि टेक देयर चाइल्ड्स लीड, स्पेशली व्हेन दे आर इन मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, जैसे 12-13 साल से लेकर आगे।
because definitely these kids know more than us. So we have wisdom, we have the lived experience of so many years, and we are acting out of love and worry for our child. तो वो साथ लेके take the lead of your child and see if you can understand them instead of just being that parental figure and saying मैं जो कहता हूँ वो करो और मैं क्योंकि मैं कहता हूँ करो, you know, that is not going to work anymore. So that's very important. Communication, very important, you know. एकदम जब वो छोटे होते हैं तब से लेकर अगर शुरू करो तो जब वो बड़े हो जाएंगे तो they'll continue to communicate with you, which is very important. I think that's one thing that I think back home growing up at that time was not very done in a very good way in our society, right? कि बच्चे और बड़ों के बीच का जो communication है वो आजकल easy भी हो गया है, you know, you have so many means of communication with your child, and if you really consciously try, you can really bridge that gap. It's very different. जैसे हम बड़े हुए और हमने जो पढ़ाई करी, जिस तरीके से करी, जिस environment में करी, it's very different from how it is right now. So you think that is the kind of thing that puts a little bit of friction between the parents and the kids, and how can that be smoothed out? Yeah, definitely. जैसे मैंने कहा कि हर 5 साल में चीजें 5 साल भी ज्यादा हो गए, कुछ सालों में ही चीजें इतनी बदल रही है कि trying to catch up is a very difficult thing to do. So especially when it comes to educational system, we grew up in a very memory based rote learning kind of a system where we had board exams and competition, and you know सिर्फ ये 3 fields है, arts, science, commerce, इसमें से एक choose कर लो. And also when people say मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा या मैं अपनी बेटी को डॉक्टर, ये सब अभी नहीं चल सकता, you know. तब भी नहीं चलना चाहिए था, but now it's even more a no क्योंकि there is so much out there that these kids can do that you cannot put them into 1, 2 and 3 categories. So let them explore, you know. First of all जब वो छोटे होते हैं तो give them exposure to different things, है ना, कि सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स नहीं, आर्ट्स है, स्पोर्ट्स है, you know, so many other things, सेल्फ डेवलपमेंट, ओवरऑल सेल्फ डेवलपमेंट, ऑल राउंडेड डेवलपमेंट. क्योंकि वैसे देखा जाए तो यहाँ अमेरिकन कॉलेजेस में या you know जहां तुम बड़े कर रहे हो बच्चे, they are now looking for an all-rounded student. They are not looking for only a student with high marks या good scores. So वो बहुत important है. So तो बचपन से बच्चों को अगर exposure दिया जाए अलग अलग चीजों का, तो by the time they reach 12, 13, 14 years old, they have some idea as to उनको किस में talent है, skill है या अच्छा लगता है, what do they like to do, and then help them pursue that further. And this applies even to academics. You know, बच्चों को जबरदस्ती मैथ नहीं करना है फिर भी मैथ करवाना या साइंस करवाना, या उनको लैंग्वेजेस पसंद है या आर्ट्स पसंद है, कुछ पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग पसंद है, तो लेट देम एक्सप्लोर दैट, क्योंकि आजकल सभी स्फीयर्स में अपॉर्चुनिटीज है. And again, don't go too far and you know push them into that कि हाँ तुमको सिंगिंग करना है ना तो सिंगिंग में टॉप बनना है तो मैं अपना घरदार छोड़ के तुम्हारे पीछे. Don't do that. Let the child take the lead and you are there to guide them. No, we don't own our kids. We don't own our kids. So याद रखना है. That's a very important thing you just said, Saili. What would be your message for all our mothers? You know, especially to mothers, I would say कि guilt जो है ना, mom guilt is a very common thing. फिर तुम्हारा बच्चा 6 महीने का हो, 20 साल का हो या 25 साल का हो, you know, moms always feel guilty about something or the other that they have done in their parenting. So if you ask mom, yeah, I can say parents in general. So remember, you are doing things with a good intention and good heart and with all the love for your child. And you are not all knowing, right? You are human. You will make mistakes. So our only thing that is in our control is learning from them and making sure we don't repeat them. And instead of feeling guilt, I think we should practice self-compassion, self-care.
सेल्फ केयर आजकल इतना घिसा पिटा शब्द हो गया है कि आई एम ट्राइंग टू अवॉइड दैट, बट सेल्फ कंपैशन, ठीक है, गिव योरसेल्फ सम ग्रेस कि उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टेंस में तुमको जो सही लगा, जो तुम कर पाए वो तुमने किया। इट्स ओके, अगर कुछ गलत हो गया हो तो यू विल मेक द चेंज, बट लव योर चाइल्ड एंड मेक श्योर यू कन्वे दैट टू योर चाइल्ड। हमारे कल्चर में वो एक होता है कि हम आई लव यू नहीं बोलते हैं ना, हम सब चीजें बच्चों के लिए करते हैं लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं करते। सो यू नो दैट डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड जस्ट गिव योरसेल्फ ग्रेस इज, आई थिंक दैट वुड बी माय मैसेज। That's beautiful, Siley. And you rightly said, expression is as important. Expressing yourself, expressing your feelings is also very important. जब हम करेंगे तो वो भी expressive होंगे. हाँ, बिल्कुल. So that is one of the very good things you just said, Siley. Mom guilt की आपने बात करी, तो काफी moms हैं जो ये सोचते हैं कि oh, I'm going to work, so they miss out their kids. Their activities on that particular age group जब वो छोटे होते हैं, जब बड़े होते हैं तभी भी अलग टाइप की टेंशन उनको बॉदर करती है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, who go out to work, they have to sometimes, not every time it's a choice. What would you like to say to all the mothers about that particular thing, that kind of a situation or feeling or emotion that they get when they have to step out of the house? बिल्कुल. हमारे यहाँ जो कुछ सालों पहले तक सुपर मॉम सिंड्रोम हुआ करता था ना, कि women are thinking कि oh I can do it all, मैं काम भी करूंगी, मैं बच्चों को भी पेरेंट करूंगी और आई कैन डू इट ऑल, बट वी ऑल नो दैट्स नॉट पॉसिबल. तो ये भी सवाल मुझे बहुत बार पूछा जाता है पेरेंट्स से, स्पेशली यंग मदर्स हु जस्ट हैड अ बेबी और हु हैव यंग किड्स, कि ये सारी वेल एजुकेटेड वुमेन है जो शादी होने तक या बच्चे होने तक were pursuing full-time careers or jobs, and they have babies and suddenly they realize they can't do it all. So either they go part-time or they quit work for some years. And then, जब बच्चा 5-6 साल का हो जाता है तो they feel कि now they can go back to work. और क्या हो जाता है, तो वो 6 साल से लेके अराउंड 18 years, जब भी हाई स्कूल ग्रेजुएट होते हैं बच्चे, तब तक का जो पीरियड होता है, तब they are not giving that much time for their child, या they miss out on so many of the milestones. तो मैं एडवाइस करूंगी कि अगर मुझे किसी ने कहा, और मैंने भी ऐसे ही किया था, कि 5-6 साल के जब बच्चे हो तब से लेके जब वो हाई स्कूल कॉलेज जाए तब तक, इफ यू कैन बी देयर फॉर योर चाइल्ड, that would be the time. Take a break from your work with your career or go part time and spend time with your child, especially जो मैंने कहा communication के बारे में, कि if you are there for your children when they come back from school, when you're taking them to different activities, या dinner एक साथ कर रहे हो without the stress of your own work and other things. At the same time, you take your self-care, exercise, do some hobby or do something or volunteer, जो मैंने हमेशा से किया, तो बच्चे भी देखते हैं कि how you are taking care of yourself and how you're trying to balance your work life and your personal life. So that is very important for them. मेरी एक सहेली थी, उसने कहा, वो ऐसी 3 बच्चे थे, उसने छोटा जब 3-4 साल का हो गया तो she started her work again. तो उसकी बड़ी बेटी जो तब कुछ 10th ग्रेड में थी, एक दिन वो आई और बड़ी अपसेट थी, तो मम्मी ने पूछा क्या हुआ बेटा, तो उसने कहा हाँ तुम तो कभी होती ही नहीं हो ना, तो मैं समथिंग लाइक दैट. तो वो एक सिर्फ बात उसको इतनी लग गई, तो बोली ऐसे कैसे बोल रही हो तुम, जब 6-7 साल की तब तक मैं घर पे ही थी, काम नहीं करती थी. लेकिन ये याद रखना चाहिए कि 6 साल के बाद ही बच्चों को याद रहेगा जो भी उनके साथ होगा. तो पहले जब वो बेबीज होते तब तो उनको याद नहीं रहेगा कि मम्मी थी, मेरा डायपर बदल रही थी और मुझे खिला रही थी और 24 घंटे घर पे थी. तो वो देखा जाए तो आई वुड से इफ यू हैव अ चॉइस, अगेन इट्स अ प्रिविलेज टू एबल टू मेक दैट चॉइस. अगर नहीं है तो आई अंडरस्टैंड, बट इफ यू हैव दैट चॉइस, if you can be there for your child from 6 years to until they leave home for the studies या जो भी है, I think that's the real time and place to bond with them, and a great opportunity if you can not miss that. Absolutely, Siley. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, because you have spoken about the things that
we don't look at it that way sometimes. You having that kind of an experience and exposure, talking to so many people, families, parents, kids, तो वो जो बातें आपने बताई हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत हेल्पफुल है फॉर ऑल आवर व्यूअर्स. And thank you so much, Sally, for sharing your journey with us. Thank you so much for coming. And thank you for doing the great work that you are doing for the community here. Thank you, Avni. Thank you.